हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम निमित सर और आज हम करने वाले हैं नया टॉपिक पोस्टल इंश्योरेंस। लास्ट वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था और एक बार वापस से ये आपको मैं रिवाइज करवा देता हूँ। पोस्टल इंश्योरेंस क्या होता है? प्रायर टू द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, मतलब जब इंडिया का इंडिपेंडेंस हुआ, हमें आज़ादी मिली, तो जो गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते हैं, जैसे अब कोई भी गवर्नमेंट के वर्कर्स हो, फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या सेमी गवर्नमेंट हो, कोई भी हो, उन सब एम्प्लॉयज़ की सेफ्टी के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए पोस्ट ऑफिस वालों ने एक इंश्योरेंस स्कीम चालू की थी। उसका नाम था पोस्टल इंश्योरेंस। इसकी मेन खासियत ये है कि इसमें प्रीमियम जो है बहुत कम पे करना है, मतलब हर साल आपको बहुत कम पैसा पे करना है, पर फ्यूचर में आपको बहुत अच्छा बोनस मिलेगा, मतलब सस्ते में अच्छा मिलेगा। सस्ते मतलब प्रीमियम बहुत कम है और मैक्सिमम पैसे मिलने के चांसेस रहते हैं। ये सिर्फ जो गवर्नमेंट के अधिकारी होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, उनके लिए ही है। मंथली इनकम स्कीम, ये बहुत स्टूडेंट आईएमपी है, एमआईएस बहुत आईएमपी है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। मंथली इनकम स्कीम, this scheme is useful for those investors who require the interest income on a monthly basis। हर महीने आप चाहते हो कि आपके पास थोड़ा थोड़ा ब्याज आए, थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आए, तो आप ये स्कीम ले सकते हो पोस्ट ऑफिस में से। ये आपको बैंक में से नहीं मिलेगा, ये आपको सिर्फ पोस्ट ऑफिस में से ही मिलेगा। अंडर दिस स्कीम इंडिविजुअल और जॉइंट अकाउंट कैन बी ओपन। यहाँ पे आप पोस्ट ऑफिस में जाके अपना सेपरेट अकाउंट या आप जॉइंट अकाउंट, हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके ही ओपन कर सकते हैं, पेरेंट्स ओपन कर सकते हैं, आप भाई बहन ओपन कर सकते हो, मतलब जॉइंट अकाउंट भी खोल सकते हैं। और ये जो अकाउंट है, ये नॉर्मली 5 साल के लिए ओपन किया जाता है। 5 इयर्स तक आप ओपन कर सकते हो, 5 साल तक खोल सकते हो इसको। As per the requirement, this account can be transferred from one post office to another। अगर आप समझ लो सूरत में हो और अगर आप महाराष्ट्र में जा रहे हो, आपका ट्रांसफ़र हो गया है, तो आप सूरत की पोस्ट ऑफिस से मुंबई की कोई भी पोस्ट ऑफिस में अपना ये जो एमआईएस का जो स्कीम है, उसको आप ट्रांसफ़र करवा सकते हो। आपको सूरत में आने की ज़रूरत नहीं है पैसे विड्रॉ करने के लिए। आप वहाँ रह रहे हो, महाराष्ट्र में रह रहे हो, तो वहाँ की पोस्ट ऑफिस से भी कलेक्ट कर सकते हो। If needed, the depositors can withdraw the money on certain terms and condition after 1 year। जैसे 5 साल तक आपको मतलब ये अकाउंट ओपन करना है, 5 साल तक पैसा पे करना है, उसके बाद आपको ब्याज आएगा। पर अगर 1 साल के बाद आपको पैसे की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो आप थोड़ा बहुत पैसा यहाँ से निकाल सकते हो। ये स्कीम आपको दी गई है, फैसिलिटीज़ दी गई है। मनी ऑर्डर, मनी ऑर्डर इज़ एन अरेंजमेंट टू सेंड मनी। जैसे आप बोलते हो मनी ऑर्डर, पहले के ज़माने में लोग ज़्यादा मनी ऑर्डर करते थे, एक जगह से दूसरी जगह पैसा भेजना हो। फादर अपने बेटे के लिए मनी ऑर्डर भेजता है, माँ अपने बच्चे के लिए मनी ऑर्डर भेजती है, मतलब पैसा एक जगह से दूसरी जगह सेंड किया जाता है पोस्ट ऑफिस के द्वारा। उस पर कमीशन थोड़ा बहुत चार्ज किया जाता है। पोस्ट ऑफिस वाले भी थोड़ा बहुत कमाएंगे, फ्री में तो भाई पैसा यहाँ से वहाँ नहीं पहुँचाएंगे, थोड़ा बहुत तो कमीशन सभी लेंगे। तो द रिसीवर ऑफ द मनी विल हैव टू साइन अ रिसिप्ट विच विल बी सेंड टू सेंडर। मतलब यहाँ जैसे फॉर एग्जांपल मेरे फादर ने मेरे को मनी ऑर्डर सेंड किया, तो जैसे मुझे पैसा मिलेगा, मैं वहाँ पे एक जो फॉर्म होगा उस पर साइन कर दूंगा, एक रिसिप्ट पे साइन कर दूंगा, और वो रिसिप्ट मेरे फादर को पहुँचा दी जाएगी एक प्रूफ के तौर पे कि भाई उसके बेटे ने पैसा ले लिया है। तो ये था मनी ऑर्डर। अब दूसरा भी मनी ऑर्डर, अब ये जो हमारा 21st सेंचुरी जो चल रहा है, उसमें आप ऑनलाइन पैसा भी ट्रांसफ़र करते हैं पोस्ट ऑफिस के थ्रू। तो भाई अब ज़्यादातर गांव में होता है कि भाई पोस्ट ऑफिस की मदद से पैसा सेंड किया जाता है लिफाफे में, बट अब ऑनलाइन हो चुका है, कंप्यूटराइज डिजिटल मीडिया यूज़ करते हैं हम लोग। पोस्ट ऑफिस स्टार्टेड आईएमओ, इंस्टेंट मनी ऑर्डर, फटाफट उसी दिन पे पैसा ट्रांसफ़र, एक ही दिन में सुबह किया शाम तक पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा ऑनलाइन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट की मदद से। यहाँ पे आप मिनिमम 1,000 से लेकर मैक्सिमम 50,000 तक का पैसा यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र कर सकते हो।
कहीं भी पूरे इंडिया में आप कहीं भी हो, कोई भी स्टेट में हो, आराम से ट्रांसफ़र होगा. When the sender reaches the post office and after paying money and commission, immediate a secret number is sealed envelope is given. एक सीक्रेट नंबर दिया जाता है. मतलब फॉर एग्जांपल जैसे मुझे अपनी बहन को पैसा ट्रांसफ़र करना है, वो रहती है बेंगलोर, समझ लो एग्जांपल. तो मैं क्या करूँगा, पोस्ट ऑफिस जाऊँगा. मुझे कितना पैसा ट्रांसफ़र करना है, समझ लो मुझे पैसा ट्रांसफ़र करना है 10,000 रुपये. तो 10,000 रुपये प्लस जो पोस्ट ऑफिस वालों का कमीशन होगा वो भी दूंगा एक्स्ट्रा. उसके बाद वो लोग मुझे एक सीक्रेट नंबर देंगे, एक कोड वर्ड देंगे. वो कोड वर्ड मुझे अपनी बहन को देना है और उसको ये बोलना है कि भाई तू बेंगलोर में जब पोस्ट ऑफिस में पैसे कलेक्ट करने जाएगी, मतलब वो बेंगलोर में रहती है तो बेंगलोर की पोस्ट ऑफिस में जाएगी पैसे कलेक्ट करने के लिए, तो वहाँ की पोस्ट ऑफिस वाले उससे सीक्रेट नंबर, जो मुझे यहाँ से सीक्रेट नंबर दिया था, यहाँ की पोस्ट ऑफिस वाले ने जो मुझे सीक्रेट नंबर दिया था, वो सीक्रेट नंबर मैं उसको मैसेज करके या उसका फ़ोटो क्लिक करके कैसे भी करके उसको भेजूँगा. वो सीक्रेट नंबर वो उसको लेके जाना है और अपना आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाना है. वो दोनों मैच होने के बाद उसको पैसा मिल जाएगा. बहुत ईजी है. रिसेंटली द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्टल थ्रू स्टार्टेड. अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर भी स्टार्ट हो गया है. आया में तो चालू हुआ है, उसी दिन पैसा ट्रांसफ़र करते हैं. अब ई मनी ऑर्डर. एट प्रेजेंट दिस सर्विस इज़ अवेलेबल इन डिजाइनेटेड पोस्ट ऑफिस. जो बड़ी बड़ी पोस्ट ऑफिस होती है वहाँ पे ई मनी ऑर्डर की भी व्यवस्था है. थ्रू EMO मनी कैन बी रिसीव्ड बाय द रिसीवर द वेरी नेक्स्ट डे. जैसे आज पैसा ट्रांसफ़र किया तो दूसरे दिन आराम से पैसा उसको मिल जाएगा. जिसको भी मैंने पैसा ट्रांसफ़र किया है पोस्ट ऑफिस में से, मैंने ई मनी ऑर्डर करवाया तो दूसरे दिन मिल जाएगा. इंस्टेंट में उसी दिन मिल जाता है, ई मनी में दूसरे दिन मिलेगा. नॉर्मली यहाँ पे 1 रुपये से 5,000 रुपये तक का आप पैसा भेज सकते हो. नॉर्मली 1 रुपये तो कोई नहीं भेजेगा, पर यहाँ पे एक उन्होंने लिमिट बताई है कि 1 रुपीज़ से मैक्सिमम 5,000 यू कैन सेंड थ्रू EMO. कंप्यूटर नेटवर्क जो इंटरनेट की फैसिलिटी की मदद से भेजा जाता है. सेम EMO मतलब वही ऑनलाइन टेक्नोलॉजी तो यूज़ करेंगे, इंटरनेट तो यूज़ होगा ही. सेंडर ऑफ मनी विल हैव टू गो टू द पोस्ट ऑफिस पर्सनली और विजिट द वेबसाइट. या तो आप पोस्ट ऑफिस में जाओ या पोस्ट ऑफिस की वेबसाइट पे जाकर डायरेक्टली पैसा ट्रांसफ़र भी कर सकते हो. फॉर्म भरना पड़ता है ई मनी ऑर्डर के लिए. जैसे आप ऑनलाइन पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हो, पोस्ट ऑफिस का जो वेबसाइट होता है उस पे जाना है और वहाँ पे जो फॉर्म आएगा उसमें आपको आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका पिन कोड, जो रिसीवर का पिन कोड है, मतलब अपना नाम एड्रेस तो लिखना ही है, सामने वाले का भी लिखना पड़ेगा कि भाई सामने वाले बंदा जो है उसका क्या नाम है, उसका क्या एड्रेस है, उसका जो पिन कोड क्या है. 24 घंटे तक पैसा 24 आवर्स तो लगेगा ही आराम से. नॉर्मली नेक्स्ट डे तक ही होगा. एट द टाइम ऑफ रिसीविंग मनी प्रूफ ऑफ फ़ोटो ID शुड बी प्रेजेंटेड. अब जैसे फॉर एग्जांपल सामने वाला जो भी इंसान है उसके पास अगर कोई इंटरनेट वगैरह नहीं है तो वो पोस्ट ऑफिस जाएगा, पोस्ट ऑफिस में पैसे कलेक्ट करने जाएगा, साथ में उसको यही अपना फ़ोटो ID देना है और पैसे कलेक्ट करने में. अदर रिलेटेड सर्विस और भी एक्स्ट्रा एक सर्विस दी जाती है पोस्ट ऑफिस द्वारा. जैसे फॉरेन करेंसीज होती है, डॉलर्स वगैरह जो होते हैं. अगर आप फॉरेन में जाना चाहते हो तो इंडिया के रुपीज़ तो काम नहीं लगेंगे. आप जैसे अमेरिका जाना चाहते हो तो डॉलर्स चाहिएंगे, लंदन जाना चाहते हो तो पाउंड चाहिएगा. तो आप यहाँ पे जाके अपना करेंसी को कन्वर्ट करवा दो. जितने पैसे आपको चाहिए फ़ॉरेन में, आप चाहते हो कि भाई इतने दिन के लिए मैं जा रहा हूँ तो मुझे इतना तो चाहिएगा, तो पोस्ट ऑफिस वाले आपको पैसा कन्वर्ट करके देंगे. फ़ॉरेन में डेबिट कार्ड चाहिए होता है, फ़ॉरेन का जो इंटरनेशनल डेबिट कार्ड आता है जो आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो, वो भी प्रोवाइड किया जाएगा. आपको ड्राफ्ट दिया जाएगा. आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो पोस्ट ऑफिस में. दूसरा, बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीमें निकालती है. जैसे मैंने आपको पढ़ाया था, रिकरिंग डिपॉजिट था, मंथली इनकम स्कीम, किसान विकास पत्र, ये सब स्कीमें भी मतलब है. बैंकिंग सर्विस भी मैंने आपको बताई थी कि आप यहाँ पे अकाउंट ओपन कर सकते हो, आपको चेकबुक, पासबुक सब मिलेगा. दूसरा, डिपॉजिटिंग पेंशन मनी इन सेविंग अकाउंट. जो गवर्नमेंट की जो पेंशन्स आती है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की जो पेंशन्स आती है, उनका पैसा भी यहाँ पे जमा होता है, यहाँ से निकाल सकते हैं. दूसरा, रेलवे टिकट बुकिंग भी होती है. मतलब बहुत सारे काम होते हैं, मतलब वेराइटीज़ काम करता है यहाँ पे. अब नया टॉपिक पढ़ेंगे, गोडाउन एंड वेयर हाउस.
गोडाउन का मतलब जहाँ पे गुड्स को स्टोर किया जाता है उसे हम वेयर हाउस भी बोलते हैं। आफ्टर प्रोडक्शन एवरी प्रोडक्ट कैन नॉट बी सोल्ड। जैसे सीधी बात है यार, मैंने कोई सामान बनाया तो कोई उसी दिन तो मैं सेल नहीं करूँगा। अगर मेरी वेफ़र की फैक्ट्रीज़ है और मैं बहुत सारी वेफ़र बना रहा हूँ, लाखों वेफ़र बना रहा हूँ एक दिन में, तो एक दिन में सब नहीं बिकती है ना। तो जो अनसोल्ड गुड्स होते हैं, जो सामान नहीं बिका, उसको मैं घर पे तो नहीं लेके जाऊँगा, कहीं ना कहीं तो मुझे उसको स्टोर करना ही पड़ेगा, नहीं तो उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। तो स्टोर यहाँ पे किया जाता है गोडाउन में, वेयर हाउस में, ठीक है। और दूसरा एक और बात है कि भाई मीनिंग क्या है इसका। गोडाउन इज़ अ सर्विस वेयर प्रोडक्ट इज स्टोर। जो अनसोल्ड गुड्स होते हैं, जो लेफ्ट ओवर गुड्स होते हैं, उसको हम यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। वाइल स्टोरिंग द प्रोडक्ट, फ़ायदा ये होता है कि इसकी क्वालिटी मेंटेन रहती है। देखिए, अगर ऐसे ही आपने खुले में रख दिया तो हो सकता है प्रोडक्ट बिगड़ जाएगा, मार्केट में सेल नहीं होगा। तो क्वालिटी मेंटेन करने के लिए कोई जगह होनी चाहिए आपके पास, उसे हम गोडाउन बोलते हैं। और उसके एक फ़ायदे होते हैं, गोडाउन क्रिएट टाइम यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी का मतलब जब टाइम आता है, जब मार्केट में आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है, तब आप गोडाउन में से निकाल के अपने सामान को सेल कर सकते हो। ये इसके फ़ायदे हैं। अब गोडाउन्स के टाइप्स देख लीजिए। ये बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा गया है स्कूल में। ओनरशिप से रिलेटेड अगर देखो तो प्राइवेट गोडाउन भी होता है और गवर्नमेंट का पब्लिक गोडाउन भी होता है। अब कस्टम ड्यूटी भी होती है, जैसे फॉरेन से अगर सामान आता है तो कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ती है। मतलब ये थोड़े बहुत टैक्स होता है। मतलब बाहर से अगर इम्पोर्टेड गुड्स होता है, इम्पोर्ट मतलब जो फॉरेन का सामान होता है, उस पर थोड़ा बहुत चार्जेस तो सरकार हमारे से लेती है, क्योंकि हम यहाँ पे सेल करके पैसे कमाएंगे। तो सीधी बात है भाई, टैक्स तो सरकार भी थोड़ा बहुत लेगी, थोड़ा बहुत तो कस्टम लगता ही है, मतलब थोड़ी बहुत ड्यूटी तो लगती है। तो कस्टम ड्यूटी पेड गोडाउन भी होता है और एक बॉन्डेड होता है। इसका मतलब मैं आपको बताऊंगा आगे। और एक जनरल होता है और एक स्पेशल होता है। तो पहले प्राइवेट गोडाउन देख लेते हैं। अ मैन्युफैक्चरर हु ओन अ गुड फॉर अ स्टोरेज। जैसे अब मेरा खुद का कोई गोडाउन है जिसमें सिर्फ मेरे ही सामान को स्टोर किया जाएगा, मैं ही ये गोडाउन का मालिक हूँ, मेरी परमिशन के बगैर कोई सामान अपना सामान मेरे यहाँ पे स्टोर नहीं कर सकता, वो प्राइवेट हो गया। पब्लिक गोडाउन विच इज़ ओन नॉट फॉर स्टोरिंग द गुड फॉर ओन बिजनेस बट फॉर पब्लिक। मतलब सीधी बात है यार, ये गोडाउन कैसा होता है, ये सिर्फ अपना ही सामान स्टोर नहीं होता, यहाँ पे पब्लिक का भी सामान स्टोर होता है। कितने सारे ऐसे लोग होते हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल्स होते हैं, जो गोडाउन बनाते हैं, गोडाउन मतलब चलाते हैं, और दूसरों का भी सामान स्टोर करते हैं और उससे थोड़ा बहुत रेंट लेते हैं, मतलब कमाते हैं। जैसे रेंट पे करना पड़ता है। जैसे भाई अगर मैं दूसरे के गोडाउन में अपना सामान स्टोर करता हूँ तो मुझे थोड़ा बहुत तो चार्जेस देने पड़ेंगे ना। अब ये जो पब्लिक के गोडाउन होते हैं जिसमें दूसरों का भी सामान स्टोर होता है, फिर वो गवर्नमेंट के भी गोडाउन हो सकते हैं और प्राइवेट के भी हो सकते हैं। पर प्राइवेट के कब होंगे, जब वो दूसरों का सामान भी स्टोर करेगा, तब वो पब्लिक गोडाउन होगा। तो ये आपको रेलवे स्टेशन पे मिल जाएंगे। रेलवे स्टेशन के आसपास बहुत सारे गोडाउंस होते हैं, क्योंकि ट्रेन में अगर सामान आता है तो ट्रेन में से निकाल के कहीं ना कहीं तो सामान को रखना पड़ेगा। तो रेलवे स्टेशन के पास होगा, एयरपोर्ट के पास होगा, और नॉर्मली जो सी पोर्ट होता है वहाँ पे भी मिले जाते हैं। मतलब जहाँ पे व्हीकल्स आते हैं वहाँ पे तो गोडाउन होगा ही। Public warehouse have developed as an independent profession. Today, public godown have become an independent profession. They guaranteed, ये जो पब्लिक गोडाउन होते हैं ना, ये लोग भी आपको गारंटी देते हैं। ये एक प्रोफेशन बन चुका है, एक धंधा बन चुका है। ये आपकी क्वालिटी प्रिजर्व करते हैं, आपके गोडाउन, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी प्रिजर्व करने की पूरी गारंटी देते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं। पब्लिक गोडाउन प्रोवाइड रिसिप्ट फॉर द प्रोडक्ट विच हैव बीन एक्सेप्टेड बाय देम। अब जैसे मैंने अपना सामान पब्लिक गोडाउन में स्टोर किया, तो मैंने सामान दिया कि भाई, बोल दिया कि भाई मेरा कोई कस्टमर आएगा, उसको सामान देना है, तो मैं सामने वाले को पैसे दूंगा, बदले में वो रिसिप्ट देगा। वही रिसिप्ट मुझे सामने वाले बंदे को देनी है जिसको मेरे को सामान सेल करना है। वो रिसिप्ट उसको गोडाउन में लेके आना है, तभी सामान मिलेगा। मतलब समझ लो मैं ए हूँ और सामने वाला बी है, नाम नहीं है, कोई भी एक नाम ले लो। अब मैं गोडाउन में जाता हूँ, सामान स्टोर करता हूँ, पब्लिक गोडाउन में जाके मैंने अपना सामान दे दिया। अब कोई सामने वाला बंदा गोडाउन में वही सामान लेके आएगा तो उसको रिसिप्ट देनी पड़ेगी। वो रिसिप्ट मेरे को सामने वाले को देना है।
मतलब मेरा जो क्लाइंट होगा उसको मैं रिसिप्ट दूंगा, वो रिसिप्ट सामने वाले गोडाउन में जाएगा, गोडाउन में से तब उसको माल मिलेगा। तो ये रिसिप्ट एक सबूत होता है, तभी सामान आपको वहाँ से मिलेगा। अब है क्लासिफिकेशन ऑफ गोडाउन फ्रॉम द कस्टम ड्यूटी। यहाँ पे कस्टम ड्यूटी भी पे करनी पड़ेगी। गोडाउन फॉर द प्रोडक्ट हुज कस्टम ड्यूटी इज पेड, मतलब जो इम्पोर्टेड गुड्स होते हैं दैट हैज़ बीन पेड बट देयर इज़ नो इमीडिएट अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब सीधी बात है, बाहर से कोई सामान आ रहा है, सिंगापुर से आ रहा है, कहीं से आ रहा है, तो सीधी बात है एयरपोर्ट होगा या पोर्ट होगा या फिर मैंने आपको बताया रेलवे स्टेशन, कहीं से भी मतलब सामान जो है बॉर्डर एरियाज़ जो होते हैं, जैसे भाई बॉर्डर क्रॉस करके भी लोग आते हैं सामान लेके, तो यहाँ पे भी गोडाउन्स होते हैं। पर जो सामान बाहर से आता है वो गोडाउन में जब रखा जाता है तो उस पर ड्यूटी लगती है। मतलब फ़ॉरेन से अगर मैं कोई सामान ला रहा हूँ, यहाँ पे चॉकलेट्स लेके आया, बहुत सारी चॉकलेट्स मैं सेल करना चाहता हूँ इंडिया में, सिंगापुर की, तो एयरपोर्ट से जब मैं लेके आता हूँ तो डायरेक्टली जब भी प्लेन यहाँ पे लैंड होगा तो वो पूरा जो चॉकलेट्स का रहेगा वो गोडाउन में जाएगा। गोडाउन में जाकर मुझे अपने सामान को छुड़वाना पड़ेगा, उस पर मुझे कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। मतलब इम्पोर्टेड गुड्स पे जो चार्जेस लगते हैं, थोड़ा बहुत जो टैक्स जैसा लगता है, उसे कस्टम ड्यूटी बोलते हैं। बाहर के गुड्स पे बॉन्डेड गुड गोडाउन, कस्टम ड्यूटी विल हैव टू बी पेड ऑन इम्पोर्ट। अब सीधी बात है, अगर मैं कोई बाहर से सामान मंगवाता हूँ तो मुझे टैक्स जैसा ड्यूटी पे करना ही पड़ेगा, चार्जेस तो पे करने पड़ेंगे सरकार को। द गुड्स फॉर विच कस्टम ड्यूटी हैज़ नॉट बीन पेड आर स्टोर। तो ये बॉन्डेड गोडाउन क्या होता है, जिसमें हमें कोई ड्यूटी पे नहीं करनी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई आप ऐसा सामान मंगा रहे हो जो कंट्री के लिए है, जैसे मेडिसिन्स वगैरह होती है, कोई ऐसे केमिकल्स वगैरह होते हैं जो मेडिसिन्स बनाने में काम आते हैं, तो जो ज़रूरियात की चीज़ होती है, नेसेसिटी प्रोडक्ट होते हैं, या ऐसी चीज़ जिसको गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि भाई इस पे हम लोग, आप बाहर से मंगाओ, हम आपसे कोई टैक्स नहीं लेंगे, तो जब ऐसे कोई गुड्स आते हैं जिसमें से गवर्नमेंट ने हमें एकदम छूट दे दी है कि कोई कस्टम ड्यूटी पे नहीं करना है, तो ये बॉन्डेड गोडाउन में स्टोर होते हैं। ये भी आपको बॉर्डर एरियाज़, पोर्ट एरियाज़, एयरपोर्ट्स वगैरह पे देखने को मिलता है। इसका एक और फ़ायदा होता है कि गोडाउन्स आर अ ब्लेसिंग फॉर री एक्सपोर्ट। री एक्सपोर्ट का मतलब बाहर से चाइना से मंगाते हो या सिंगापुर से मंगाते हो, फिर यहाँ से मंगा के यहाँ पे इंडिया में नहीं रखते, अमेरिका में सेल करते हो। मतलब आप सिंगापुर से मंगा के अमेरिका में बेच रहे हो, तो यहाँ पे आप इंडिया में तो कुछ बिजनेस कर ही नहीं रहे हो, आप तो री एक्सपोर्ट कर रहे हो। इंपोर्ट किया फिर एक्सपोर्ट किया, तो यहाँ पे भी बॉर्डर गोडाउन बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। Thank you, students.